अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान वाले की 19 सब्सक्राइबर पर मुश्तमिल मिनी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से सलाम। आज का हमारा मौजू है जी टेंसेस। मैंने टेंसेस का बाकायदा एक लेक्चर जिसे फ्रेमवर्क मैंने कहा था, यानी कि टेंसेस क्या है उसका मैंने बेसिक फ्रेमवर्क बयान किया था कि टेंसेस को समझने से पहले वो लेक्चर आपके लिए नहायत अहमियत का हामिल है, वो आपने लाजमी सुनना है। उसके बाद ये लेक्चर देखिए समझ आएगी। वैसे तो मेरी बेसिक नेचर में किसी भी चीज़ को पिछली चीज़ को आगे वाली चीज़ से लिंक करके पढ़ाता हूँ ताकि समझ आ जाए कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। ठीक, पिछला लेक्चर नहायत अहम है, आपने वो पढ़ना है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं हूँ सादा सा आदमी, मैंने समझाने बड़े बेसिक तरीके से। मुझे एक भाई ने कहा भी था कि भाईजान आप बड़े बेसिक से समझाते हैं, तो व्हाट्सएप पे ये थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड को भी थोड़ा सा ना टच दे। लेकिन मैंने देखा है, उसको पढ़ा भी। लेकिन जो 5th का बच्चा है, 6th ग्रेड का है या 9th का या 10th का, उनको हमें बेसिक से पता क्या समझाया जाता है। जब वो उस बेसिक ग्रेड में होते हैं तो कहते हैं हम ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। इस तरह उनके माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट बैठा होता है ब्लर सा। मैं उस ब्लर से ख्याल को हम क्लियर कर देंगे ता ते ती है से ही। मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था कि हम बेसिक से जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये काम मैंने करना है। तो ता है ती है समझेंगे, मुश्किल नहीं है, उसी को एक्सेप्ट कर लें। लोग बुरा भला कहते हैं, हम किसी को सुनेंगे नहीं, क्योंकि जो आसान तरीका है हमें वो अपनाना है, जो दुरुस्त भी हो, आसान भी हो, समझ भी आ जाए। ठीक, और शुरू करते हैं टेंसेस। और अगर दूसरी छोटी सी, अगर आप पाकिस्तान वाले यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके हिस्सा बन सकते हैं। शुरू करते हैं जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज का हमारा लेक्चर। क्या है प्रेजेंट, क्या है इंडेफिनिट, क्या है टेंस, मैंने समझानी बेसिक चीज़ खोल खोल के बयान करनी हर चीज़ को, ताकि समझ आए जिसको टेंस पढ़े हैं, जिसने नहीं पढ़े, जिसको पता ही नहीं है टेंस का। क्योंकि 12 स्टूडेंट बैठे हूँ, टीचर पढ़ा रहा हूँ, अगर 12 में से 2 को या 1 को समझ नहीं आती, को क्वालिटी टीचर की मिस कर रही है, क्योंकि उसको समझ आनी चाहिए। लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो उस्ताज़ा ऐसे मिले शुरू से जिन्होंने समझाया इस अंदाज से मुझे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, लेक्चर नंबर है जी दूसरा, आज पार्ट नंबर है जी 1। क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 2 पार्ट करने हैं, 2 से शायद 3 भी हो जाएं, इसमें मुबालगा रही की कोई बात है नहीं। पार्ट लेक्चर नंबर दूसरा है, पार्ट नंबर 1 है। उसके बाद सियाको सबाक बयान करते हैं जी। सियाको सबाक से मुराद क्या है, सियाको सबाक से मुराद ये है कि जो लेक्चर मैंने पहले कल अपलोड किया और एक लेक्चर जो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, एक वो लेक्चर इसके बाद आएगा, सारों को थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करते हैं ताकि लेक्चर समझ आ जाए कि भाई ने बात करनी क्या है। सियाको सबाक में हमने कल पढ़ा था टेंसेस। टेंसेस 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले देखा था टेंसेस है क्या, टाइम, एक्शन। टाइम का, एक्शन का जो मजमूआ है, किसी भी काम का होना किसी वक्त के अंदर, किसी काम का होना किसी वक्त के अंदर, वो टाइम है, वो एक्शन है। वो सॉरी, एक्शन का होना टाइम के अंदर, वो टेंस है। टेंस की कितनी किस्म है, 3 है जी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 किस्में हैं टेंस की, समझाइए। अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार पता है ये लफ्ज़ क्यों दोहराता हूँ, क्योंकि बाज़ बंदे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते, भाईजान ने समझाया टेंस क्या है। मेरे तो बेसिक नेचर है कि मैंने पिछले वाले को लिंक करके पढ़ाना है ताकि समझ आए पूरी। प्रेजेंट क्या मतलब क्या है, इंडेफिनिट का मतलब क्या है, टेंस का मतलब मैंने बयान कर दिया। प्रेजेंट के आगे 4 अक़साम हैं, पास्ट की 4 अक़साम हैं, फ्यूचर की 4 अक़साम हैं। 4 ये, 4 ये, 4 ये, टोटल बन जाएंगी 12 टेंसेस की अक़साम। आज हमारा मौजू क्या है वो मैं पहले बता दूं। प्रेजेंट की कितनी है जी, 4। 4 में एक है जी इंडेफिनिट, ठीक, एक है जी यहाँ पे कंटिन्यू, एक है जी यहाँ पे परफेक्ट, एक है जी परफेक्ट कंटिन्यू। बिल्कुल ये जो फ्रेमवर्क मैंने लिखा है ना यहाँ पर, एज इट इज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इंडेफिनिट है, यहाँ पे भी कंटिन्यू है, यहाँ पे पास परफेक्ट है, यहाँ पे पास परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको समझ नहीं आया, अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना है कि भाई यहाँ पे समझ नहीं आया, आप दोबारा बता दें, मैं कोशिश करूँगा दोबारा बता दूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आज हमने ये मौजू है, ये हमारा, ये हमने पढ़ना है। ठीक, इंडेफिनिट टेंस, फिर पढ़ेंगे कंटिन्यू, फिर जाएंगे परफेक्ट की तरफ, फिर जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यू की तरफ, फिर एज इट इज। ये चीज़ें टेंस बड़े ही आसान है। मैंने एक चीज़ कल आपको बयान की थी, जिस बंदे ने लेक्चर बड़े गौर से, तवज्जो से, कहरियत का मुजाहरा किए बगैर सुना होगा उसको बखूबी पता होगा। मैंने कहा था जहाँ पर भी कंटिन्यू लफ्ज़ आ जाए ना, आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING लगा देना है।
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। कब लगाना है? जब भी लफ्ज़ कंटिन्यू वाला टेंस आ जाए। आपने पूछेंगे भाईजान प्रेजेंट में दूसरा टेंस कंटिन्यू वाला है, ये वाला, क्या हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है कंटिन्यू के साथ लगाना है। फॉर्म कौन सी लगानी है? फोर्थ फॉर्म, जिसे हम इमेजिनरी टेंटेटिव कह देते हैं, लेकिन फोर्थ फॉर्म होती नहीं, फॉर्म 3 ही होती हैं। कंटिन्यू के साथ हमने लगा दी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये पास का दूसरा हिस्सा कंटिन्यू वाला होता है, वहां पे भी लगा दी फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी। फ्यूचर के यहाँ पर आता है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, हमने यहाँ पर भी लगा दी फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी। ठीक हो गया? कंटिन्यू वाले फिक्रात में, कंटिन्यू वाले सेंटेंस में, वो मैं सारी डिटेल बयान करनी है। यहाँ पे आ गया परफेक्ट, यहाँ पे आ गया परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ रहा है, कंटिन्यू। अब यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगी, यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यू होगा, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी इस्तेमाल होगी। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आएगा, बेशक परफेक्ट भी आ रहा है और साथ कंटिन्यू भी आ रहा है। हमने कंटिन्यू को देख के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी, परफेक्ट की हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ये सारी चीज़ें मैंने कल एक्सप्लेन कर दी थी। पता नहीं क्यों ये मेरी बेसिक नेचर में है कि मैं चाहता ये हूँ को यार जो मैंने जिस तरह सीखे थे ना, मेरे मुर्शिदों ने, मेरे उस्ताद मुकरम ने जिस तरह मुझे समझाए थे, वो समझाए थे मलाई तरह। मैंने तो बड़े सवाल भी किए, उस्ताद ने मुझे समझाया बड़े बेसिक तरीके से। मेरा विजन यही है कि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ वो आपको जज़ब हो जाए, समझ आ जाए, ग्रिप हो जाए आपकी, कि भाई ने चीज़ समझाई कैसे है और याद कैसे रखनी है। ये सारा लेक्चर था हमने कल पढ़ा। ठीक, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बड़े डेप्थ के अंदर। टाइम वीडियो लंबी हो जाती है माजरत के साथ। ये चीज़ समझ आ गई? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिलहाल, मौजूदा, पास माजी गुजरा हुआ, फ्यूचर जो आने वाला है। इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, बड़ी आसान है। एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, वो ये कि ये जो है ना हमारे पास इंडेफिनेट, एक ये मुश्किल है, थोड़ा सा, इतना मुश्किल नहीं है। एक पास का इंडेफिनेट मुश्किल है, पहला हिस्सा इसका, पहला हिस्सा इसका, बस यही मुश्किल है थोड़े से। पहला हिस्सा इसका, पहला हिस्सा इसका, ये मुश्किल थोड़े से। ये तीन, ये तीन, ये तीन, बिल्कुल आसान, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, थोड़ा माइनर सा फर्क है, वो मैं आपको बता दूंगा, तो ये बड़े आसान हो जाएंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, जो है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद कीजिए, नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ याद कीजिए कि मैंने कल क्या कहा था कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। अगर किसी को पता हो या कोई शहजादा वीडियो देख रहा हो अभी तक, तो कमेंट कर दे। इंडेफिनिट देखे क्या है इंडेफिनिट। इन डेफिनेट दो चीजों का मजमूआ है, इन और डेफिनेट। एक चीज याद रखिए, जब भी इन लग जाए या अन लग जाए ना, वो फिक्रा, वो सेंटेंस, वो चीज, वो कोई भी मवाद, वो नेगेटिव सेंस अख्तियार कर जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट वर्ड है जी, इनकम्प्लीट। ठीक, कंप्लीट का मतलब मुकम्मल हो जाना, इनका मतलब जो मुकम्मल ना हो, नेगेटिव हो गया। इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है जी, इंपॉर्टेंट। अहमियत का हमल, हमने लगा दिया अनइम्पोर्टेंट, जिसकी अहमियत ना हो। ठीक, ये अन और इन वाले अल्फाज जब मिल जाएं दो एक लफ्ज़ के साथ, तो वो नेगेटिव सेंस देते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इनडेफिनेट है ना, इनडेफिनेट का मतलब ये हुआ, इन मतलब नहीं है। कहते हैं ना आई विल डेफिनेटली डू, मैं ये बिल्कुल करूंगा, इसका मतलब क्या है, मुकम्मल तौर पर वो श्योर है, उस पर पक्का है। डेफिनेट का मतलब पक्का नहीं होता, डेफिनेट का मतलब होता है पक्का, और इनडेफिनेट का मतलब होता है कि पक्का नहीं है, मुकम्मल नहीं है। समझ में बात ये आई, बात क्लियर ये हुई। इनडेफिनेट का मतलब है फेल, प्रेजेंट का मतलब है हाल। फेल, हाल, मुतलिक। मुतलिक कहते हैं जो मुकम्मिल ना हो, जो ना मुकम्मिल हो, जो ना मुकम्मिल हो, जो ना मुकम्मिल हो। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास इंडेफिनेट टेंस। होप सो ये आपको समझ आ गई यहाँ तक। मैं बार बार ये बात पे जोर देता हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। अगर समझ आ रही है, 10% ही आ रही है ना समझ बेसिक, तो बड़ी बात है। इसका मतलब आपको टेंस समझ आ रहे हैं। प्रेजेंट मतलब मौजूदा, फिर हाल। इंडेफिनेट टेंस मतलब नामुकम्मल या मुतलिक भी हम इसे कहते हैं। एक फार्मूला, बेसिक फ्रेमवर्क, मैं तो फार्मूला पे चले, रट्टा लगाना नहीं हमने। फार्मूला ये जो मैं बयान करूंगा, अब वाइट बोर्ड छोटा है, बजट कम है हमारे पास, यूट्यूब फैमिली घबराना नहीं, जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे, लेकिन हम घबरा रहे हैं, फिर भी हालात ही ऐसे हैं। फिश डबल के, एक फार्मूला मैं बनाता हूं, वो है जी फिश डबल के। आप पूछेंगे, समझेंगे भाई ने ये पता नहीं क्या लिख दिया, किस तरह ले गया भाई। नहीं, हमने चीज़ें बनानी बड़ी है सादा सी।
फिश डबल के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने से पहले मैं एक आपको बात बताऊं, फिश डबल के का मतलब क्या है। एफ से मुराद है फॉर्म ऑफ वर्ब, एफ से मुराद है, आपने, मैं बार बार कहता हूं नोट्स बनाते जाने हैं साथ साथ, फॉर्म ऑफ वर्ब, समझ आ गई यहां तक। आई से मुराद है आइडेंटिटी, शनाख्त, शनाख्त आइडेंटिटी, थोड़ी जगह कम है। एस से मुराद क्या है, एस से मुराद है सेंटेंस फार्मूला, सेंटेंस फार्मूला, ठीक। एच से क्या मुराद है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हम चलते हैं जी यहाँ पे फिश डबल की, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये देखा, एफ का मतलब है जी फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। आई का मतलब है जी आइडेंटिटी, किसी भी सेंटेंस की आइडेंटिटी। ये जो सेंटेंस है ना, ये जो मैंने चीज लिखी है फ्रेमवर्क, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी टेंस को समझने से पहले हमने ये जो एक सेंटेंस, मैंने जो एक लफ्ज लिखना है, ये अप्लाई लाजमी करना है, ठीक। एफ से मुराद फॉर्म ऑफ वर्ब, आई से मुराद आइडेंटिटी, एस से मुराद सेंटेंस फार्मूला, एच से मुराद हेल्पिंग वर्ब, के से मुराद है हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड इंग्लिश में जब हम किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे उसके कीवर्ड से, ठीक। यहां पे के से मुराद है जी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। होप सो यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक तो व्हाइट बोर्ड छोटा है तो मसला होता है, ठीक। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस समझ आ गई। किसी भी टेंस को करने से पहले सबसे पहले देखेंगे जी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें कौन सी इस्तेमाल होगी। टेंस को समझने से पहले देखेंगे उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी शनाख्त क्या है, टेंस को समझना कैसे, टेंस को जांचना कैसे है। 12 टेंसेस, तीनों में से 12 शाखों में से ये टेंस की किस शाख से रिलेट करता है। 12 तीन टेंसों में से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसकी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, ठीक है। फिर 12 में से इन तीनों में से किस टेंस की किस ब्रांच से किस टेंस का तल्लक होगा, उस जुमले को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो मैं असूल बता रहा हूं। ये आपने बड़े दिमाग में बैठा लेने हैं कि एफ से मेरा फॉर्म ऑफ वर्ब, आई से मेरा आइडेंटिटी, एस से मेरा सेंटेंस फार्मूला, एच से मुराद हेल्पिंग वर्ब, के से मुराद कीवर्ड, के से मुराद काइंड ऑफ सेंटेंस। बन का गया, बन हमारे पास गया, बन गया हमारे पास, ये हमारे पास एक ना ये हमारे पास एक जुमला, एक लफज, ये याद रखना है। फिश डबल के, ये सारे चीजें अप्लाई होंगी हर एक टेंस के ऊपर, हर एक टेंस के ऊपर अप्लाई होंगी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेरी करती होंगी, समझ आ गई। आज हमने शुरू करना है जी इंडेफिनिट टेंस। इसका हमने ये फॉर्म ऑफ वर्ब भी देखेंगे, आइडेंटिटी भी देखेंगे, कीवर्ड भी देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी देखेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस भी देखेंगे, सेंटेंस फार्मूला भी देखेंगे। अब आपने होप्स हो ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी। अगर आपने ये सारी चीजें नोट कर ली तो मुझे ये रेज करना पड़ेगा, ठीक। एफ से मुराद का ये फॉर्म ऑफ वर्ब, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए की थी ताकि 12 के 12 टेंस का फ्रेमवर्क आपको दोबारा समझ में आ जाए। एफ से क्या मुराद है, एफ से मुराद है फॉर्म ऑफ वर्ब, एफ से मुराद है फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला ही टेंस है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब भी पहली इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ये एफ वाली बात हो गई क्लियर, समझ आ गई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, एफ वाली बात होगी क्लियर। आई से आगे मुराद, अगली बात आ गई आई वाली, आई से मुराद आ गई हमारे पास आइडेंटिटी। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो उसको पहचानना कैसे है, इसकी मुख्तलिफ पहचान है। हम बात कर रहे थे उर्दू की, उर्दू का जब भी फिक्रा आएगा ना उसके आखिर में कुछ कीवर्ड्स आएंगे, उससे हमने पहचाना कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इंग्लिश की जो कीवर्ड है वो मैं अलग से बताऊंगा, ये कीवर्ड ये इंग्लिश के अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जब उर्दू में फिक्रा आ जाए ना, मतलब ता है, मुझे बड़े अफसोस होता है इस तरह बयान करते हुए, खैर समझ इस तरह आती है, क्या करें। ता है, कुछ लोग अच्छा नहीं ना समझते ये ता ती वगैरह को, ता है, ती है, ते हैं, ठीक। वगैरह
ता है, ती है, ते हैं वगैरह इस्तेमाल होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के। ये होगी दूसरी चीज। फिश डबल के वाले फार्मूले के मुताबिक एफ से मुराद फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट समझ आ गई, आई से मुराद आइडेंटिटी समझ में आ गई। जुमला बताऊं, कोई एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, ये ता है आ गया, इंडेफिनिट का जुमला है प्रेजेंट डेफिनिट का। 12 टेंस थे, टेंस टेंस 2 3, ये है जी प्रेजेंट का, ये है जी पास्ट का, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का। इसके आगे 4 अक़साम हैं, इसके भी 4, इसके भी 4। ये टेंस है हमारे पास। ये जुमला फिर हमारे पास आया, वो स्कूल जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब पता है आपको क्या मतलब है प्रेजेंट का? प्रेजेंट का मतलब है या हूं वगैरह, ये प्रेजेंट का मतलब है सादा जुबान में, देसी जुबान में। पास्ट का मतलब पता क्या है? पास्ट का मतलब ये है था, थी, थे। फ्यूचर का मतलब है गा, गे, गी। अब जब भी कोई जुमला आए, आपने सबसे पहले वो स्कूल जाता है ये देखा कि आखिर पे है। अब जुमला प्रेजेंट वाले जोन में गया, अब आंखें बंद करके प्यार से, ये तो खत्म हो गया, ये सिलसिले खत्म हो गया, इतना सिलसिले खत्म हो गया, इतना तो सिलसिले खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया कि यहाँ पर लफ्ज है ना, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पास्ट और फ्यूचर वाले जोन में जाएं, क्योंकि लफ्ज है हूं आ गया। ये बात तो कन्फर्म हो गई कि चोर कहीं ना कहीं प्रेजेंट वाले के 4 रास्तों के अंदर छुपा हुआ है। ये बात तो कन्फर्म हो गई कि चोर कहीं ना कहीं प्रेजेंट वाले के 1 2 3 4 रास्तों के अंदर छुपा हुआ है। फिर ये भी 4 निगलेक्ट, ये भी 4 निगलेक्ट, फिक्रा 1 2 3 4 के अंदर ही है। इस अंदर में इन चारों में से ढूंढना है। अब इसको ढूंढने के लिए जब आखिर में लगा ता है नजर आए ना ता, तो जुमला कन्फर्म हो गया कि जनाब ये तो इंडेफिनिट का है, ये 3 भी निगलेक्ट हो गए। इस तरह फिक्रे की पहचान हो गई। ये यहां तक समझ आ गई आपको? कोशिश मैंने पूरी की है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आपको आई होगी। ठीक, ये 2 चीजें क्लियर होगी। अब तीसरी चीज हमारे पास आ गई, एफ भी क्लियर हो गया, फॉर्म ऑफ वर्ब, आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई इसकी। अब रह गया जी एस से मुराद सेंटेंस फार्मूला। एस से मुराद सेंटेंस फार्मूला, वो जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया, सेंटेंस फार्मूला वो ये होता है। सेंटेंस फार्मूला ये है भाईजान, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, फिक्रे में। फिर हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर हमारा जुमला बन जाता है सब्जेक्ट, काम करने वाला, वर्ब, फेल, ऑब्जेक्ट। ये चीजें, ये जो मेरा फार्मूला बनाया है ना मैंने, ये वाला, ये हर 12 के 12 में अप्लाई होगा, ये वाला फिश डबल के वाला। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। तीसरी चीज देखते हैं, तीसरी चीज क्या है जी? तीसरी चीज है जी, ये भी तीसरी तो हो गई ना, सॉरी तीसरी तो हो गई ना। फिर ये जो सेंटेंस फार्मूला, सेंटेंस का फार्मूला बनाना कैसे, ये तो हो गया। अब आ गई एच। एच से मुराद है हेल्पिंग वर्ब। बात थोड़ी सी अब कम्प्लेक्स होने जा रही है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर भी दी है। बात आ रही है जी हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब, अमदादी फेल, मैंने जिस तरह कहा 12 के 12 टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। मां सवाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, मां सवाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। 2 टेंस वाहद ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल तो होगा, लेकिन एक शर्त लगा देता है कि हेल्पिंग वर्ब कब इस्तेमाल होगा, किन जुमलों में इस्तेमाल होगा। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे आ जाता है हेल्पिंग वर्ब होगा आपका कीवर्ड और काइंड ऑफ सेंटेंस। सबसे देखता हूं पहले काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक, अब काइंड ऑफ सेंटेंस देखता हूं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमारे पास 4 किस्म के जुमले होते हैं सेंटेंस की, 4 किस्म इस्तेमाल होंगे हर एक में। एक सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस एक हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा इंटरोगेटिव हो गया जिसके आखिर पे सवाल निशान आता है, चौथा वो होगा जिसमें इंटरोगेटिव भी होगा प्लस नेगेटिव भी होगा। फॉर एग्जांपल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या इंटरोगेटिव भी हो गया, नहीं जाता हूं नेगेटिव भी हो गया। ये 4 फिक्रे होते हैं 12 के 12 में, ये 4 बनेंगे। कोई टेंस ऐसा नहीं है जिसके 1 बने या 2 न, सब के 4 बनेंगे। ठीक, काइंड ऑफ सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब, अगर तो जुमला है ना सिंपल, ये सिंपल जुमला,
इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात याद रखने वाली है। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में 1 2 3 4 किस्म के फिक्रात होते हैं। जब भी प्रेजेंट डेफिनेट का जो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होगा? इसका हेल्पिंग वर्ब है क्या? सबसे पहले ये तो देखें ना। हेल्पिंग वर्ब इसका है जी डू और डज। एक डू और दूसरा डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब सिंपल या अफर्मेटिव में इस्तेमाल नहीं होंगे। ये हेल्पिंग वर्ब फिक्रा अगर तो नेगेटिव इस्तेमाल होंगे। ये हेल्पिंग वर्ब अगर तो फिक्रा हो इंटरोगेटिव इस्तेमाल होंगे। ये हेल्पिंग वर्ब अगर तो फिक्रा हो इंटरोगेटिव नेगेटिव तो इस्तेमाल होंगे। तीनों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, लेकिन सिंपल या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होंगे। ये किसकी बात हुई? ये इंडेफिनिट की बात हुई। पास्ट इंडेफिनिट का भी यही असूल है। बाकी जितने 10 के 10 टेंस है उसमें ये असूल लागू नहीं होता। उसमें ख्वाह जुमला सिंपल है, ख्वाह नेगेटिव है, ख्वाह इंटरोगेटिव है, ख्वाह इंटरोगेटिव नेगेटिव है, सब में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। यही तो थोड़ा सा मैंने कहा था कि मेरी मुश्किल सेंटेंस इस वजह से है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दो ऐसे टेंस हैं जो ये कहते हैं कि सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, यहाँ पे डू डज इस्तेमाल हुआ नहीं ना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, यहाँ पे डू डज का इस्तेमाल हुआ नहीं ना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम इकट्ठे खेलते हैं, वी प्ले टुगेदर, यहाँ पे डू डज का इस्तेमाल हुआ नहीं ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? डू डज का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ, ये जुमला अफर्मेटिव है, ये जुमला सिंपल है, ये जुमला सादा है और है भी इंडेफिनेट का। डू डज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस्तेमाल। ठीक, फिर सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस ने उठाया अतराज। इसने कहा भाईजान सारी बात मान ली है, सब कुछ समझ आ गई है, सिंपल है अफर्मेटिव है, इसलिए हमारे पास आप हेल्प वर्ब नहीं लगा रहे। डू और डज भारी अल्फाज हैं, ये नेगेटिव जुमला हो या इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये वहां इस्तेमाल होते हैं। ये सिंपल फिक्रा हो या अफर्मेटिव हो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। फिर ये सिंपल है या इंफॉर्मेटिव है तो इनकी बात भी तो माननी पड़ेगी ना। इनकी बात भी मानते, इनको भी हम राजी करेंगे, इनको राजी हम ऐसे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब ये सारी चीज़ें हर एक टेंस में ऐसी रहेंगी, हर एक टेंस में। अब हम इजाफा एक चीज़ का करने जा रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। मैंने कहा फिश डबल के फॉर्म ऑफ वर्ब सब में होगी, आइडेंटिटी सबकी होगी, हेल्पिंग एस से मुराद है ये सब्जेक्ट वर्ब हो जाए कि सेंटेंस फार्मूला सबका होगा, एच से मुराद हेल्पिंग वर्ब सबका लगेगा होगा, के से मुराद कीवर्ड सबके होंगे, वो हम एक्सप्लेन कर लें, के से मुराद काइंड ऑफ सेंटेंस सबके होंगे, लेकिन एस और एस का इजाफा किसी में नहीं होगा सिवाय इंडेफिनिट टेंस के। ये एक इजाफी चीज़ है इसके अंदर। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है कि भाई मुझे आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई गुस्सा नहीं, मुझे भी कुछ दो। सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने तोहफा दिया, वो ये दिया हमने इसके साथ यहाँ पर एस, एक एस या ई एस का इजाफा हमने दिया। किसको दिया? हमने एस और एस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ इसको दिया, ये सिंपल वाले को। एस और एस का इजाफा हमने किसको दिया? सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल सेंटेंस को या अफर्मेटिव सेंटेंस को। हम अब एस और एस का इजाफा नेगेटिव इंटरोगेटिव को नहीं देंगे, क्योंकि इनको डू और डज का इजाफा मिल चुका है। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस को सिर्फ एस और एस का इजाफा मिलेगा। इनको अब डू और डज मिल सका, इनको एस और एस नहीं मिलेगा। सिंपल को डू और डज का इजाफा, जिस तरह मैंने ये एरो भी बना के दिखाया कि नहीं मिला, इनको एस और एस का इजाफा मिल गया। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब बात ये आती है कि एस और एस का इजाफा क्या हर सिंपल में करना है? नहीं, एस और एस का इजाफा दो शर्तों पे करना है। एक तो जुमला सिंपल हो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, एक तो जुमला हो जी सिंपल। ये है एक कंडीशन। हर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हर सिंपल सेंटेंस उसमें एस और एस का इजाफा कर देना है दो शर्तों के बाद। शर्तें कौन कौन सी हैं वो सुन लें। एक शर्त तो ये कि जुमला सिंपल हो और अफर्मेटिव हो। एक शर्त, जुमला सिंपल हो अफर्मेटिव हो, सिंपल हो या अफर्मेटिव हो, एक शर्त ये मैंने लिख दी एस और एस का इजाफा के लिए। दूसरी शर्त ये एक शर्त होगी, ये दूसरी शर्त। दूसरी शर्त ये कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो, वो वाहद हो। ठीक है, यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, होप्स हो कि आपको ये समझ आ रही हो। मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए बेसिक लेवल से। हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव इस्तेमाल होंगे। ठीक, सिंपल में
या अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। इनको राजी करने के लिए मैंने एरो लगा दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। हम इनको राजी करने के लिए एस और एस का इजाफा लगाएंगे। एस और एस का इजाफा कब करेंगे? एस और एस का इजाफा करने के लिए दो शर्तें लाजमी लागू होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सादा जुमला हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो, और सब्जेक्ट काम करने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब हम एस और एस का इजाफा कर देंगे। समझ आ गई? तब हम एस और एस का इजाफा कर देंगे। और सिंगुलर से मुराद क्या है? सिंगुलर से मुराद है जी ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर हो। ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एस और एस का इजाफा कर देंगे। और फिक्रा सिंपल भी होना चाहिए। मिसाल भी आपको समझाता हूं, ठीक। और अब एस और ईएस का इजाफा में एस कहां इस्तेमाल होगा, ईएस कहां पे इस्तेमाल होगा, ये एक पॉइंट। दूसरा, डू डज में डू कहां इस्तेमाल होगा, डज कहां पे इस्तेमाल होगा, ये पॉइंट। तीसरा रह गया हमारे पास कीवर्ड वाला पॉइंट। ये चीजें रह गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट सारा एक्सप्लेन हो गया। इसका दूसरा लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, वो ये क्या है जी, कीवर्ड। इसके कीवर्ड कौन कौन से हैं? कीवर्ड से मुराद जिसको हम देखकर पहचान जाएंगे जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वो कीवर्ड कौन कौन से है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आमतौर पर इसमें आ जाता है यूजुअली, वर्ड, यूजुअली, ऑफ्टन, जनरली, यूजुअली, ऑफ्टन, जनरली, और ऑलवेज। समझ आ रही है आपको? नंबर 1 यूजुअली, नंबर 2 ऑफ्टन, नंबर 3 जनरली, नंबर 4 आ सकता है ऑलवेज। उसके बाद आ सकता है ये हमारे पास एवर भी आ सकता है, नेवर भी आ सकता है, और आलमगीरियत जहां पे पाई जाए ना, आलमगीरियत पाई जाए, और साथ यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ये हम लिख रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जहां पे भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जहां पे भी यूजुअली लफ्ज आ जाए, ऑफ्टन आ जाए, जनरली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ आए, आलमगीरियत आ जाए, पसंद नापसंद आ जाए, कुछ सच्चाई आ जाए, जिस तरह जमीन सूर्य के गिर्द घूमती है, ठीक, ये एक सच्चाई है, आलमगीरियत बात है, सच्ची बात है, इसको कोई जितलाया नहीं जा सकता। मैन इज मॉर्टल, ये सच्ची बात है, इंडेफिनिट का जुमला है, ये कीवर्ड आ गया। मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, किस सेंटेंस का जुमला है बच्चे? अगर पे ता है, ती है वगैरह भी नहीं आता, कीवर्ड मिल गया भाई, कीवर्ड मिल गया। मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है भाई, ये तो एक आलमगीरियत है, ये तो एक सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमें पता चल गया ये कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है? ये डेफिनेट का कीवर्ड है। यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूजुअली आ जाए, ऑफ्टन आ जाए, जनरली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, ये सारे कीवर्ड है जी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के। यहां तक समझ आ गई? रह क्या बात कही? रह बात अब ये गई है कि डू डज, डू का इस्तेमाल हर प्लूरल के साथ, डू का इस्तेमाल हर प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट प्लूरल, डू का इस्तेमाल, सब्जेक्ट सिंगुलर, डज का इस्तेमाल। बस ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। काम करने वाला, फाइल, मैं जिस तरह हूं, काम करने वाला, अगर वो हो सिंगुलर, अगर तो हो सिंगुलर, ही, शी, इट हो, वाहद हो, हम डज लगाएंगे। सिंगुलर हो अगर, हम डज लगा देंगे। अब बात आ गई एस कहां पे लगाना है, एस कहां पे लगाना है। शर्त मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी, ये मैं आप बात को समझाता हूँ। अब थोड़ा सा समराइज ना कर दूं एक दफ़ा, फिर एक मिसाल देकर बात खत्म करता हूँ। हमने टेंस भी देखा, सारा कुछ दिया, मैं थक चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट मतलब सादा, इंडेफिनिट मतलब मुतलिक, नामुकम्मल, फिलहाल नामुकम्मल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिश डबल के, ये एक ऐसा जुमला लफ्ज है जो हर टेंस को समझने में मदद देगा। एफ से मुराद फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने बात बताई थी कंटिन्यू हो, सारे कंटिन्यू जितने आए फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बात क्लियर हो गई कि कंटिन्यू इंडेफिनिट का भी है, कंटिन्यू प्रेजेंट का भी है, कंटिन्यू पास का भी है, कंटिन्यू फ्यूचर का भी है। तीन ये क्लियर हो गए, मतलब समझ आ गई कि तीनों में फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लगेगी, क्योंकि कंटिन्यू का मैंने एक पॉइंट समझाया था। परफेक्ट आ गया, परफेक्ट प्रेजेंट का भी है, परफेक्ट पास का भी है, परफेक्ट फ्यूचर का भी है। तीनों क्या गए? तीनों के परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ गया, पास परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ गया। कंटिन्यू सभी लफ्ज आ रहा है, इनमें भी फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी इस्तेमाल होगी। तो पीछे रह क्या गया? लेला, पीछे कुछ भी नहीं रह गया। पीछे रह गया हमारे पास इंडेफिनिट टेंस और पास इंडेफिनिट टेंस। पास इंडेफिनिट टेंस में दूसरी लगेगी, प्रेजेंट में भी पहली लगेगी, जो मैंने पहले बता दिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। इनकी आइडेंटिटी के लिए, हम पहचान के लिए बात याद रखते हैं, वो है जी हमारे पास ता है, जुमले में आखिर पे आ जाए। बाद औकात मैं ये बात बता रहा हूँ, कुछ बंदे एतराज करते हैं। मेरे भाई ने बताया था कि ऑक्सफोर्ड को आप कंसर्न करें इस तरह, लेकिन कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरी प्यारी 90 सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली को समझ, उनमें से शायद 19 में मेरी तो कोई है कि 19 के 19 को समझ आए
ता है, ती है वगैरह पॉइंट ठीक है। जो मैंने कीवर्ड बताए हैं ना, ये थोड़े से अपवर्ड लेवल के हैं। मतलब जिस तरह मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, ये किस सेंटेंस का फिक्रा है, ठीक, ये प्रेजेंट का फिक्रा है। नो डाउट ये कोई टेंस नहीं है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, ये टेंस नहीं है, ये सिंपल एक जुमला है, सादा जुमला है। इंसान फानी है, आखिर पे ता है, ती है भी नहीं आया, रहा है, रहे हैं भी नहीं आया, ये टेंस का जुमला नहीं है। ये जुमला सिर्फ सादा का जुमला है, मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। तो ये जुमला है तो सादा, ये भी तो पता चले ना भी किस किस जमाने का सादा है भाई। ये प्रेजेंट के जमाने का सादा है, पास्ट का सादा है, या गुजरे हुए का सादा है। भाईजान कीवर्ड मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ था जाए, जनरली ऑफ्टन यूजुअली कीवर्ड है, इसके भी इंडेफिनिट का है। समझ आ गई। ता है, ती है, ते हैं वगैरह ये बड़ी हेल्प करते हैं हमें। 12 में से पता चल जाता है, 12 में से सॉरी 3 कंपार्टमेंट प्रेजेंट, ये 3 कंपार्टमेंट, ये 3 कंपार्टमेंट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का, ये तीनों में से पता चल जाएगा किस कंपार्टमेंट है। उस एक कंपार्टमेंट में जो 3 रूम है उसमें जाना बड़ा आसान है, 4 रूम में। अब हमें वर्ब है लगा ना, है यहां से पता चल गया ये प्रेजेंट वाले कंपार्टमेंट का है, पास वाले और फ्यूचर वाले कंपार्टमेंट से कोई तल्लक नहीं रहा। 4 तो 4, इसके 8 तो उड़ गए, पीछे रह गए इसके 4। इसके 4 में हमें जब ता है, ती है, ते हैं लगा तो पता चल गया ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के पहले ही कंपार्टमेंट के पहले ही रूम से तल्लक रखता है। बाकी 3 रूम में जाने की जरूरत ही नहीं, फिक्रा पता चल जाएगा ये डेफिनेट का है। ये पॉइंट समझ आ गया। सेंटेंस फार्मूला बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब हर एक 12 के 12 टेंस 3 है। 12 के समय में टेंस क्या देता हूं जल्दी में, इसमें आपने नहीं जाना। 12 के 12 टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है सब के सब में इस्तेमाल होगा। सारे सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव, सब में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। मास वाई इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के, मास वाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ये 2 ऐसे सेंटेंस है जो कहते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है, इसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, वो आप सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात भी समझ आ गई। अब सिंपल और अफर्मेटिव में नहीं इस्तेमाल कर सकते हेल्पिंग वर्ब, तो क्या इस्तेमाल करें हम? सिंपल और अफर्मेटिव को चुप कराने के लिए, तसल्ली देने के लिए एस और यस का इजाफा दे देंगे। समझ आ गई यहां तक। डू और डज नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इस्तेमाल होंगे। और कहां पे डू लगेगा, कहां पे डज लगेगा, ये पॉइंट। जो भी सब्जेक्ट काम करने वाला नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव में या इंटरोगेटिव नेगेटिव में, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर हो डज, ये भी समझ आ गई। सेंटेंस कितनी किस्म के होते हैं? सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये 4, ये भी समझ आ गई। अब सिंपल और अफर्मेटिव सॉरी इसका इजाफा लगेगा। कब लगेगा? 2 शर्तें। एक, जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल से तल्लुक रखे या अफर्मेटिव से या सादा हो, एक शर्त। दूसरी शर्त, जुमला ये एसओ तब लगेगा जब सब्जेक्ट काम करने वाला सिंगुलर हो, ही, शी, इट हो। अगर तो प्लूरल फिर नहीं लगेगा। खा एक शर्त पूरी हो रही है, जुमला खा सादा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिसाल है जी, मिसाल ये है, आई गो टू स्कूल। ठीक, आई क्या चीज है? आई सब्जेक्ट है, मैं हूं, आई सब्जेक्ट है। ये जुमला सादा है कि सादा नहीं है? सादा। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। आपको इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि ये जुमला प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का? वेरी सिंपल, इंग्लिश में पता तो ऐसे ही चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज सिंपल में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। समझ आएंगे वो भाई सिंपल सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। आपको फट पता चल जाएगा ये इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। अगर तो सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता, पता चल जाना था ये जुमला हर किसी इंडेफिनिट का नहीं हो सकता, बाकी किसी भी टेंस का हो सकता है, इंडेफिनिट का नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ। अब सिंपल जुमला है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, फॉर्म भी फर्स्ट इस्तेमाल हुई, पता चला ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आई गो टू स्कूल, यहाँ पे एस और यस का इजाफा आप पूछेंगे भाई क्यों नहीं किया? जुमला तो सिंपल है, जुमला तो अफर्मेटिव है, जुमला तो सादा है। मैंने कहा था शर्तें 2 लागू करनी है। जुमला तो सादा है, जुमला तो अफर्मेटिव है, सिंपल है, लेकिन दूसरी शर्त कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, काम करने वाला सिंगुलर हो। वो सिंगुलर नहीं है, वो आई है। आई, वी, दे, यू। आई है सिंगुलर लेकिन हम कहते हैं प्लूरल है, मानना पड़ेगा। आई, वी, दे, यू ये जमा है। यहाँ पे साथ गो के साथ एस और यस का इजाफा कतई नहीं करेंगे। एक शर्त तो पूरी हुई कि जो जुमला सादा है, दूसरी शर्त ये थी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वो नहीं है, इसलिए एस और यस का इजाफा नहीं किया। यहाँ पे अगर होता ही, यहाँ में हम जरूर गोज लगाते, एस का इजाफा करते। क्यों? वो इसलिए करते कि ये जुमला एक तो सादा है, दूसरा काम करने वाला ही, शी, इट है, काम करने वाला सिंपल क्या है? वाहद है, इसलिए एस और यस का इजाफा भी करते। ये कीवर्ड भी आ गए। अब एस और यस का इजाफा किधर करना है? प्ले क्रिकेट, ये क्या है? वी, सब्जेक्ट आ गया, प्ले क्या है? वर्ब आ गया, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया जिस पे काम हो रहा है। ये तो था हमारा सेंटेंस फार्मूला, हो गया। वी प्ले क्रिकेट, वी क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है।
इस वजह से फिक्रा अफर्मेटिव तो है, सिंपल तो है, एस और यस का इजाफा यहाँ पे नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट एक तो सिंपल तो है लेकिन सब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, इसलिए हमने प्ले ही लिखा। अब अगर होता ही प्ले क्रिकेट, अब ही क्या चीज़ है, काम करने वाला, सिंगुलर है, एक शर्त पूरी हुई। फिक्रा सिंपल भी है, फिंगरा सिंपल भी है, दूसरी शर्त भी पूरी हुई। अब यहाँ पे ही के साथ प्ले एस ई और ई एस का इजाफा में से एस लगा दिया। आपने कहा भाई सारा कुछ समझ आ गया, एस और ई एस का इजाफा भी समझ आ गया, अब आपने एस क्यों लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया। दूसरा पॉइंट समझने वाली बात, जब भी ये वर्ब, ये क्या है जी वर्ब, एस एच ओ का नाम सुना है, थानेदार एस एच ओ, एस एच ओ, एस एच ओ, जब भी ये वर्ब का आखिरी लफ्ज ओ डबल एस एस एच, एस एच ओ से आप याद रखने काफी है, ओ आखिर पे, ये वर्ब के आखिर वाला लफ्ज अगर तो ओ हो, एस ओ एच ओ डबल एस एच ओ डबल एस ओ सी एच ओ, अगर तो वर्ब के आखिर पे ये वाले अल्फाज आए, वर्ब के आखिर पे एस आ जाए, एच आ जाए, ओ आ जाए, एस एच ओ डबल एस आ जाए, या सी एच आ जाए, या एस एच आ जाए, या सी एच आ जाए, या सी एच आ जाए, तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो हम कौन सा इजाफा करेंगे, ई एस का, फिर हम ई एस का इजाफा करेंगे। अगर ये अल्फाज ना है हम सिंपल एस का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे प्ले है, पी एल ए वाई प्ले, यहाँ पे ना एस आया, ना एस एच आया, ना वो आया, ना एस एच ओ आया, ना डबल एस आया यहाँ पे, ना एस एच आया यहाँ पे, या सी एच आया यहाँ पे, हम एस लगा दिया, ठीक, अकेला एस लगा दिया, समझ आ गई। अब मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे हम ई एस लगाएंगे, ई एस, जिस तरह ही गो टू स्कूल, ये ही आया, सब्जेक्ट है, गो आया, गो यहाँ पे ओ, आखिर ओ आ गया ना, ये वर्ब है, ये वर्ब, ये वर्ब, वर्ब का आखिरी लफ्ज ओ आ गया। अब हम यहाँ पे ई एस लगाएंगे क्योंकि ई एस लगाना है, ये अल्फाज आ जाए, ही गोज टू स्कूल, फिर मुकम्मल हो गया। होप सो पाकिस्तान वाले की मिनी यूट्यूब फैमिली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसका दूसरा लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, इसकी सारी एग्जांपल के तो ऊपर हम इसका सिंपल एग्जांपल देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, इंटरोगेटिव देखेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करना सीखेंगे, सारी चीज़ें दोबारा से मैं कोशिश करूंगा।